आपने टीवी, न्यूज़पेपर और मास मीडिया में एक बात जरूर सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है। पर कोई भी ये नहीं बताता कि आखिरकार म्यूचुअल फंड क्यों सही है या फिर म्यूचुअल फंड क्यों सही नहीं है। और कोई ये भी नहीं बताया कि आपको किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में आखिरकार इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं कपिल सोंधी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट, जिसका मेन फोकस है 1 मिलियन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इन्वेस्टिंग ऑप्शन जो बताए थे उसमें मैंने क्लियरली म्यूचुअल फंड के बारे में बताया। तो चलिए मैं आपको एक म्यूचुअल फंड को बहुत ही सिंपली समझाता हूँ। देखो, मान लो कि आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है, पर आपको पता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप बहुत ही ज्यादा बिजी पर्सन हो। बस आपको ऑफिस घर ही करना है। तो आप आपके पैसे आपके एक फ्रेंड को देते हो और बोलते हो कि भाई ये ले मेरे पैसे और लगा दे, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका फ्रेंड के पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो उस बिहाफ पर लगा देगा। तो उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर है, वो अपने सारे के सारे पैसे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं, इस होप में कि जो वहां पर एक म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठा है वो उनके सारे के सारे पैसे लगा देगा। देखो यार, जैसे ही आप आपके पैसे उस असेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हो तो फिर उसके बाद में आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। बस उसके बाद में वो असेट जो एमसी कंपनी है उसका जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए अलग अलग इन्वेस्टिंग ऑप्शंस देखेगा आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और आपके पैसे उन जगह पर लगाएगा। लाइक मान लो कि आप बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपके पैसे अधिकतर वो सारे के सारे इक्विटी में लगा देगा। वहीं आप मान लो एक बैलेंस्ड पर्सन हो तो आधे इक्विटी में लगा देगा, आधे बॉन्ड्स डिबेंचर, मतलब आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो सारे पैसे लगा देगा। तो बस इसी प्रकार पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काम करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार म्यूचुअल फंड कितनी प्रकार के होते हैं। देखो, अगर ब्रॉडली टर्म में हम बात करें तो म्यूचुअल फंड बस 3 प्रकार के होते हैं। एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपके जो सारे के सारे पैसे हैं ना वो इक्विटी फंड्स में लगते हैं। लाइक मान लो लार्ज कैप में लग गए, मिड कैप में लग गए, स्मॉल कैप में लग गए, टेक्नोलॉजी सेक्टर में लग गए, मतलब अलग अलग तरीके के उसके अंदर स्कीम्स क्रिएट करी है। पर वो ब्रॉड कैटेगरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है। इसके अलावा एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, जिसमें जो कंपनीज बॉन्ड्स डिबेंचर्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिबेंचर आदि जारी करती है ना, उनमें आपके पैसे लगाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कंपनी उधार लेती है ना उनमें आपके पैसे लगाए जाते हैं। और थर्ड टाइप है हाइब्रिड, जिसमें आपके आधे पैसे इक्विटी में लगेंगे और आधे पैसे आपके डेट म्यूचुअल फंड में लगेंगे। यदि आपके किसी मित्र, दोस्त या फिर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपने एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू के बारे में सुना होगा। देखो, जो एनएवी है ना वो जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट होती है ना, उसकी एक यूनिट की जो प्राइस होती है ना उसे ही एनएवी कहते हैं। अभी मान लो नावी ने एक नया फंड लॉन्च किया कि ये फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करेगा, तो वो एनएवी उसके हिसाब से लॉन्च करेगा कि इसकी एनएवी आपको खरीदनी है तो 10 रुपए पे कर दीजिए और इसकी एक एनएवी ले लीजिए। तो मान लो आपने 1000 रुपए लगाए तो 10 रुपए में आपके पास में 100 एनएवी आ जाएगी। अभी मैं मानता हूं कि कॉस्ट वगैरह को आप साइड में रख दीजिए, आपको समझाने में ज्यादा सिंपल रहेगा। तो एनएवी आपको बताती है कि आपके पास में कितनी सारी यूनिट्स अलॉट हुई है। मान लो एनएवी की प्राइस बढ़कर 10 रुपए से 12 रुपए होगी, तो आपका भी एब्सोल्यूट रिटर्न जो 10 रुपए से 12 रुपए में, मतलब कि आपको 20% का फायदा हो गया है। तो एनएवी एक तो आपका रिटर्न पता करने में हेल्प करती है और दूसरा ये पता करती है कि आपको कितनी ज्यादा यूनिट अलॉट हुई है। तो चलिए अब थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, म्यूचुअल फंड का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि वहां पर एक एक्सपर्ट आदमी का नॉलेज आ जाता है। मान लो आपके पास में टाइम नहीं है और आप ना ही कोई एक्सपर्ट हो कि मैं इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करूँ या फिर मेरे पैसे कहां पर लगाऊं अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, तो आप एक एक्सपर्ट को दे देते हो। फिर वो एक्सपर्ट क्या, उसके पास में ऑलरेडी सर्टिफिकेशन वगैरह रहते हैं। लाइक मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर किसी बड़े एक्सपर्ट का कि उसके पास में कितने सारे सर्टिफिकेशन रहते हैं। तो उससे क्या है कि आपके फंड कोई एरा गेरा नत्थु गेरा नहीं कर रहा है कि मान लो आपने वो पनवाड़ी को दे दिया कि भाई मेरे पैसे लगा देना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एक्सपर्ट आदमी आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पैसे का लूज होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। बट देखो यार, सारे के सारे एक्सपर्ट अधिकतर पेपर वाले ही होते हैं, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि एग्जाम तो रटकर ही क्लियर होती है, तो उसी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि आपको बस एक्सपर्ट नॉलेज है, इस यहाँ पर बस जाके डायरेक्ट अपने सारे पैसे म्यूचुअल फंड में नहीं लगाने हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट म्यूचुअल फंड का यहाँ है कि यहाँ पर आप मात्र 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। सोचिए, आपको एक रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको मिनिमम 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख नॉर्मली चाहिए। उसके बाद में ही आप किसी प्रॉपर्टी की तरफ देख सकते हो, अन्यथा वो बोलते हैं ना इसमें तेरा घर जाएगा तो उसमें तेरा घर आएगा ही नहीं। तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो। पर म्यूचुअल फंड में वही बेनिफिट है कि आप मान लो बहुत ही छोटी छोटी 100 रुपए, और नावी में तो आप 10 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय द वे ये वीडियो नावी वालों द्वारा क्या बोलते हैं उसको, कोलेबरेट में नहीं बन रहा है, बस मैं यूज करता हूं इसलिए बता रहा हूं। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट म्यूचुअल फंड का यह है कि ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। लाइक बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ना तो
एंट्री लोड होता है और ना ही एग्जिट लोड होता है। मतलब वहां पर कोई भी आपके लॉक इन पीरियड नहीं रहता है कि भाई आपको बांध कर रखा जाएगा कि 5 साल तो मिनिमम इन्वेस्ट करिए सर, तभी जाके आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा। तो बस यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन है कि भाई मैंने तो आज डाले कल निकालना है, निकाल सकते हो। आपको कभी भी इमरजेंसी फंसती है, आप आपके पैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात फ्लेक्सिबिलिटी की आ जाती है। म्यूचुअल फंड का लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट है कि वो आपके पैसों को डाइवर्सिफाई रखेगा। देखो म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करती है ना एएमसी, वो ऐसा नहीं कि बस एक ही शेयर में या फिर एक ही सेक्टर में या फिर एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करेगी, बल्कि वो आपकी रिस्क एपेटाइट के अनुसार, या फिर अगर मान लो आपको बस इक्विटी में ही भी इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग सेक्टर्स में या कहूँ तो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि बस कॉन्सेंट्रेटेड रखेगा आपके पोर्टफोलियो कि बस एक ही जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और देखो यार, ये म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा डाउनग्रेड या कहूँ तो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मान लो एप्पल बहुत ही अच्छी कंपनी है, पर म्यूचुअल फंड की एक लिमिट है कि वो अपना कुछ 10% या फिर 5% इससे ज्यादा इन्वेस्ट उस केस में नहीं कर सकते। तो मान लो एप्पल बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो रिटेल इन्वेस्टर तो उसमें कितना भी लगा देगा, मान लो उसको उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी लगानी तो लगा देगा। पर वही म्यूचुअल फंड बेचारा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूल्स रेगुलेशन और मतलब सेबी ने आपके पूरे पैसों को कहीं भी नहीं जाने की वो रखी है। अब यार आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि वो म्यूचुअल फंड तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, तो भाई ये भी बता दें कि आखिरकार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखो, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सीधी सी बात है, आप ग्रो और क्या बोलते हैं अब स्टॉक्स या कहो तो एंजल वन, ये बहुत सारी एप्लीकेशन इनका सहारा ले सकते हो। देखो मैं कहूंगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही चूज करना, क्योंकि इसके पीछे एक बेनिफिट है कि अगर आप मान लो किसी ब्रोकर या कहो तो एजेंट के थ्रू आओगे तो आधा कमीशन उस एजेंट के पास में चला जाएगा। और मतलब मान लो आपने 1000 रुपए की एसआईपी करवाई और वो 1% भी कमीशन लेगा, तो 10 रुपए हर बार आपकी जेब से ले जा रहा है। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ही कम दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करता है, जिसके बारे में मैं जो एक्सपेंस का रेशो आएगा ना उसमें बात करूंगा कि जो छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती है वो कितना ज्यादा आपको नुकसान देती है। तो इसलिए अगर मैं बोलूं तो आप हमेशा जो ये डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है ना, इनमें इन्वेस्ट करिए। मैंने देखो यार पहले स्टोरी सुनी थी कि लोग बोलते थे कि भैया एक काम करिए, मुझे उधार मत दीजिए, बस आप मेरे द्वारा ये म्यूचुअल फंड स्कीम ले लीजिए, ताकि ना तो मैं आपसे उधार ले लूंगा और आपके भी पैसे बढ़ेंगे। तो देखो यार, ऐसे एहसान मत करना। आप उसको उधार देके मान लो आपने एक बार के 5000 दे दिए, पर मान लो उससे म्यूचुअल फंड स्कीम ले ली तो साला वो हमेशा ही रहेगा कि इसके पास में तो 500 रुपए का 50 रुपए का कमीशन ज्यादा ही रहेगा। तो आप एक बार के 5000 देके अगर वो खा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ऐसे करके आपको बर्बाद कर देगा। मतलब बर्बाद तो नहीं करेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान देगा। तो चलिए अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी कि आखिरकार एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, को पता करते हैं। क्या आपको पता है हमारे देश में 50 से ज्यादा शायद एमसी कंपनी से, मतलब जो म्यूचुअल फंड को चलाती है ना, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है उनको चलाने की 50 से ज्यादा कंपनी शायद। और पता है वो कितनी सारी स्कीम्स चला रही है? कैन यू गेस इट? वो लगभग 2000 से ज्यादा स्कीम्स चला रही है। मतलब आप सोच ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट में 4500-5000 शेयर्स लिस्टेड है और 2500 स्कीम्स ऑलरेडी चल रही है। तो इस हिसाब से आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारी तो ऐसी होगी जो कि नॉर्मल बेंचमार्क है निफ्टी 50 या कहो तो सेंसेक्स, इनको भी बीट नहीं कर रही होगी। और यही फैक्ट है, क्योंकि 90% जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो कभी भी निफ्टी 50 सेंसेक्स आदि को बीट कर ही नहीं पाते। और उसका वही रीजन है कि साला इतने सारे तो तुमने, मतलब जितने शेयर मार्केट में शेयर्स नहीं है उससे ज्यादा तो तुमने स्कीम्स खोल दी, और हर टाइम पे मतलब कि कोई दीपावली ये आई उस टाइम पे एक एनएफ आ जाएगी। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिरकार आप कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। देखो म्यूचुअल फंड को चूज करने में एक पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है आपका रिस्क एपिटाइट और आपका इन्वेस्टमेंट गोल। मान लो आप बहुत ही ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हो कि हाँ भाई तेरा भाई के अगर सारे पैसे डूब भी गए तो तेरा भाई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तेरे भाई के पास में अभी समय बहुत है। लाइक मान लो आप अभी 20 साल के हो तो आपका रिस्क एपिटाइट बहुत ज्यादा हो सकता है, और मान लो आपका इन्वेस्टमेंट गोल भी वही नहीं है कि 40 साल बाद मुझे पैसे निकालने, तो आपका रिस्क एपिटाइट भी ज्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन यानी कि जो टाइम होराइजन है ना वो भी ज्यादा है। तो इस समय में आप जो रिस्की फंड है ना उनके साथ में जा सकते हो, मतलब आप जो इक्विटी फंड्स में है ना उसमें उसके साथ जा सकते हो। पर मान लो वहीं आप एक बहुत ही ज्यादा वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि भाई मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, बस मेरी रात की नींद सुकून से सो जाना चाहिए। तो उस प्रकार के अगर हो तो आपके लिए फिर बैलेंस्ड फंड आते हैं। लाइक आधे पैसे आपकी इक्विटी में लगा दिए, आधे पैसे आपके बॉन्ड्स डिबेंचर डेट सिक्योरिटीज में लगा दिए, ताकि चाहे मार्केट अप हो या फिर डाउन हो आपको एक बैलेंसिंग रिटर्न मिलता ही रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल और आपकी रिस्क एपिटाइट कैसे डिसाइड करती है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इसको और सिंप्लीफाइड समझाऊं तो अगर आप हाई रिस्क टेकर हो तो आप इक्विटी फंड या फिर जो भी ज्यादा रिस्की फंड है उनके साथ में जा सकते हो। वहीं अगर आप कम रिस्की हो तो आप ये बैलेंस्ड फंड या फिर डेट फंड के साथ में ही जा सकते हो। इसके अलावा एक और आपका गोल हो सकता है कि लाइक
मुझे पैसिव इनकम जनरेट करनी है म्यूचुअल फंड से या फिर बस कैपिटल अप्रिसिएशन, तो वो भी डिफाइन करता है। लाइक अगर आपको बस एक पैसिव इनकम चाहिए तो आप या तो डेट डेट म्यूचुअल फंड को खरीदोगे या फिर डिविडेंड स्टॉक्स को खरीदोगे। वहीं अगर मान लो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिविडेंड तो देंगे नहीं, बट आपकी जो कैपिटल है उसको 10 गुना 15 गुना कर देंगे। तो ये पॉइंट भी आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना उसको हेम्पर करता है। तो देखो यार, अब आपका रिस्क रिटर्न एपेटाइट देख के अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदने मत चले जाना, रुको भी, क्योंकि अब आपको देखना है कि जो आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखो। लाइक 3 साल का तो देखना ही मत, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस आया था तो मार्केट 28,000 पे आ गया था, ठीक है, और मार्केट अब 65,000 पे है, मतलब कि 28 गुना 56, 2 गुने से ज्यादा तो स्टॉक मार्केट ही हो गया है। तो ऐसे में अगर मान लो फंड मैनेजर बोलेगा भाई मैंने 25% का रिटर्न दिया पिछले 3 साल में, तो आप बोला भाई क्या तू सी आदमी है क्या, मतलब कि 24-25% तो इंडेक्स फंड ने ही दे दिया, तो तूने क्या बड़ा नाम कर दिया रे वे। तो इसलिए आपको जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना वो ऐसे नहीं देखना है कि बस पिछले 5 साल का, पिछले 3 साल का, आपको बल्कि रोलिंग पीरियड के हिसाब से देखना है। लाइक आप देख सकते हो 2010 से 2015, फिर 2011 से 2016, 2013 से 2018, मतलब ऐसे करके आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सोलली और होलली डिपेंड रहो कि बस पिछले 5 साल में फंड ने मचा दिए थे, बस तेरा भाई तो इसी फंड में इन्वेस्ट करेगा। और हाँ, इसके साथ में जो आपका फंड मैनेजर है ना, लाइक हैंडल तो उसको कोई ना कोई फंड मैनेजर करेगा इसी फंड को, तो उस फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखो। लाइक बहुत सारे फंड क्या होते हैं कि पहले कोई अच्छा आदमी चला रहा था टॉप वाला, और फिर जाके फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं। तो फंड मैनेजर की भी देखो कि क्या भाई फंड मैनेजर की औकात भी है कि नहीं है ऐसे फंड को हैंडल करना, या फिर बस साला ये सब हमको मिलकर बना रहे हैं, तो ऐसा बन मत जाना। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसके भी ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जो वैल्यू रिसर्च वेबसाइट है ना उस पर जाइए और वहां पर आप देख सकते हो। और टेंशन नॉट, मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि आपको कैसे देखना है, ठीक है, पर वो ये मेरे सारे पॉइंट समझा दूं उसके बाद में। और ये जो सारी जानकारी मैंने बताई ना ये आप ग्रो एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो कि आपको देखनी ही देखनी है वो है एक्सपेंस रेशो। तो देखिए एक्सपेंस रेशो ये बताता है कि आखिरकार फंड आपके कितने सारे पैसे खा जाएगा, एक तरीके से मतलब खा जाएगा। अगर मान लो फंड का एक्सपेंस रेशो 2% है, तो आपने जो 1000 रुपए इन्वेस्ट करे ना तो उसमें से 20 रुपए तो फंड मैनेजर अलग ही रख लेगा। इसके अलावा कुछ फंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी रखते हैं, कोई फंड एग्जिट लोड भी रखता है। एग्जिट लोड देखो कब लगता है कि फंड बोलता है कि भाई तुम 1 साल या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड तक अपने फंड के पैसे को नहीं निकाल सकते, तो उस टाइम पर अगर आपने उसके पहले निकाल लिया तो आप पर एग्जिट लोड लग जाएगा, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि देखो ये कॉस्ट आपको दिखेगी तो क्या 1%, आधा परसेंट, 5%, 2.5%, तो ये दिखेगा बहुत ही कम, बट ये जो लॉन्ग टर्म है ना उसमें बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है। और देखो यार इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 2 म्यूचुअल फंड है जो दोनों ने बिल्कुल सेम टू सेम रिटर्न दिया है, 14% का 14% का, पर एक फंड है जिसका एक्सपेंस रेशो बस 0.5% है और जो दूसरा फंड है उसका एक्सपेंस रेशो 1.5% है। अब मान लो आप 5-5 हजार रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और वो भी 20 साल के लिए, तो पता है दोनों फंड से आपको आखिरी में कितना मिलेगा। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.5% है ना तो उस फंड से आपको मिलेगा 61 लाख रुपए, और वहीं जिस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.5% था, मतलब बस 1% ही ज्यादा था ना, उस फंड से पता है आपको कितना मिलेगा, उस फंड से आपको 53,47,000 रुपए ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि 20 साल में 8 लाख रुपए आपके बस फंड मैनेजर की जेब में चले गए। तो इसलिए एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पर देखो यार दो फंड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा एक ही जैसे है तो उस टाइम पर एक्सपेंस रेशो काम आता है। बट मान लो एक फंड 20% रिटर्न दे रहा है, एक फंड 15%, तो वो 20% वाला अगर 2% भी रख लेगा उसके पास तो भी आपके पास में 18% रिटर्न मिल रहा है। तो जब रिटर्न ज्यादा रहता है ना तब एक्सपेंस रेशो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मान लो कोई स्मॉल कैप फंड है जो कि आपको 25% का रिटर्न दे रहा है और 2.5% उसके पास में रख रहा है, तो भाई रख ले, 23.5 भी किसके, 22.5 भी किसके है। तो बस एक्सपेंस रेशो डिपेंड करता है जब आपको रिटर्न कम मिलता हो, और उस वही जो सेम रिटर्न दे रहा है ऐसा ही एक म्यूचुअल फंड है जो कि कम एक्सपेंस में दे रहा है, तो उस समय कम एक्सपेंस वाले के साथ में चले जाइए। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता कि आखिरकार जो फंड मैनेजर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लाइक अलग अलग फंड अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक कोई ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कोई सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करता है, या फिर कोई मान लो ऐसा ही रहता है कि जो डेट में इन्वेस्ट करता है। तो आपको फंड का ऑब्जेक्टिव समझना है कि फंड का आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसका ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव है उससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मतलब तुम मिले दिल खिले ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भाई ब्लूटिक नो रिप्लाई करना आपको, ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आप टिकट ऐप पर कैसे सर्च कर सकते हो। तो देखिए मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को खोला है। अब अगर इसका देखा जाए तो इसका CAGR 7.66 दिखा रहा है 4.9 ईयर का, पर अगर अपन देखते हैं मैक्सिमम तो इसने 20% के आसपास का CAGR दिया है जब से 10 साल के 10.5 साल का। तो मतलब कि यूँ देखा जाए तो फंड अच्छा खासा अपने को CAGR रिटर्न दे रहा है। अब रिटर्न भी देखा जाए तो देखो रिटर्न सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में एक्सपेंस रेशो भी कम ही है, और रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है।
अब की मैट्रिक्स की बात करें तो देखिए एक्सपेंस रेशो 0.88 है और ये 1.4 का और अलग एक एक्सपेंस रेशो है। तो ऐसा करके मतलब कि इस फंड का 2% के आसपास एक्सपेंस रेशो है। अब इसमें यहाँ पे ये बताया भी है कि मिड कैप फंड किसे कहते हैं। तो देखो यार, मिड कैप फंड वो है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन छोड़ो जो भी है, मतलब 65% उनका पैसा इक्विटी और जो मिड कैप कंपनियां उनमें लगता है। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर भी करेंगे, अभी देख लेती है। अब यहाँ पर देखिए एग्जिट लोड है, मैंने आपको बताया था कि एग्जिट लोड किसी किसी फंड में होता है। तो ये बता रहा है कि अगर आपने 1 साल के पहले पहले आपका पैसा निकाला तो आप पर 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। वहीं अगर आपने 1 साल के बाद में लगाया तो आप पर कोई भी इस प्रकार के चार्जेस नहीं लगेंगे। आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की फंड मैनेजर की जब बारे में पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका पूरा एक्सपीरियंस लिखा है कि उनके पास में 13 साल से एक्सपीरियंस है और वो 2007 से HDFC AMC के साथ में है। और उसके अलावा भी वो 2-3 और भी फंड को मैनेज कर रहा है। एक स्मॉल कैप फंड है जो कि 45% का रिटर्न दे रहा है, और एक HDFC और स्मॉल कैप फंड है पर इसका कुछ रिटर्न नहीं है, शायद ये नया आया है। तो इनका एक ही फंड है अपने पास कंपेयर करने के लिए, वो है HDFC स्मॉल कैप। तो अपन इसको कंपेयर करके देख ही लेते हैं, थोड़ी देर लगती है। तो अब अगर इसका मैक्स रिटर्न करा जाए तो ये भी लगभग इसमें 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस कंपनी मतलब कि जो अपना म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है, मतलब कोई अच्छा खासा आदमी है जिसको अच्छा खासा नॉलेज है मार्केट का। अब चलिए इसी फंड को, जो HDFC का अपना एक फंड है मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इसको सेम मिड कैप फंड के साथ में कंपेयर करते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल का अपन ने मिड कैप फंड निकाल लिया है। अगर बात करें इसके 10 साल की तो इसने 22.2% का रिटर्न दिया, मतलब कि इसने जो HDFC का फंड है ना उससे भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब हम आगे भी इसके बारे में जांच पड़ताल निकाल सकते हैं। देखिए इसका जैसे फंड वगैरह क्या है, रिटर्न इसने ज़्यादा दिए, ये रेड फ्लैग वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसका एक्सपेंस रेशो वहाँ पर पॉइंट कुछ कम ज़्यादा था और यहाँ पर थोड़ा कम है। तो मतलब इसका एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, पर वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। इसमें भी एग्जिट लोड है। वही अगर आपने 15 दिन के पहले पहले आपके पैसे विड्रॉल कर लिए तो आप पर 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम देखें इसके कौन कौन है बंदे, तो एक बंदा इसमें है अभी निकेत शाह और एक है राकेश सेठी। तो ठीक है, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए निकेत शाह का कुछ एक्सपीरियंस लिखा ही नहीं है और ये मैनेज कर रहे इतनी सारी। ठीक है, और इसके अलावा इनका एक और फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने 13% का रिटर्न दिया, एक ने 12% का रिटर्न दिया, एक ने 37% का दिया। ये वही है मिड कैप जो अभी अपन सर्च कर रहे हैं। तो मतलब कि इस फंड मैनेजर के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और एक और फंड मैनेजर है इसका, ये राकेश सेठी, इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो इनके जो दूसरे सारे के सारे फंड है उसने 16%, 15%, 30%, ये भी फंड मैनेजर अच्छा खासा सही है। तो आप इस प्रकार चेक कर सकते। तो देखो यार, यदि आप एक यंग इन्वेस्टर हो, हाई रिस्क टेकर हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप एक इक्विटी फंड के साथ में जा सकते हो जिसका बहुत ही ज्यादा सॉलिड रिकॉर्ड हो, प्लस उसकी एक्सपेंस रेशो कम हो। तो ये मैंने लाइन लिखी थी तो मैं रट रहा हूं, आप समझ सकते हो कि आपको किस फंड के साथ में जाना है। अब देखो यार, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक जिस प्रकार का एक हॉट टॉपिक था पहले, उसी प्रकार का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक हॉट टॉपिक है, और वो है SIP वर्सेस लमसम। आपने जरूर सुना होगा, आपका कोई दोस्त बोलता है कि भाई SIP लगवा ले, सबसे बेस्ट है। वही कोई दोस्त बोलता है कि भाई जब कोरोना गिरा था ना, तेरे भाई ने 2 लाख रुपए लगाए थे और आज वो 4-4.25 लाख रुपए हो गए, तो सोच तेरे भाई को तो लमसम में कितना रिटर्न मिला। अगर वही SIP लगा के 2000 ही देता तो इतने रिटर्न नहीं मिलते। तो देखो यार, आपको SIP जो करते हो ना, उससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। लाइक मैंने अभी आपको इन्हें भी समझाया था। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए की SIP करवाते हो, तो मान लो और असेट की जो NAV है वो 50 रुपए चल रही है, तो 50 रुपए से कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगा। और SIP में ऐसा देखा गया है कि जब आप लॉन्ग टर्म तक SIP में इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट की कंडीशन खराब हो चाहे मार्केट की कंडीशन अच्छी हो, तो उस समय SIP ने सभी के सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, लाइक लमसम या कहो तो एक मुश्त पैसा डाल दो, उन सबको बीट किया है। और वही बात करें आपको लमसम कब लगाना चाहिए, तो देखो यार, आपको उस समय लगाना चाहिए जब मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर रहा हो, बुल मार्केट हो। और बहुत सारे लोग जब मार्केट छोड़ के जाते हैं ना, तो इंडेक्स फंड होते हैं या कहो तो बहुत सारी कंपनियों के शेयर है ना, वो बहुत ही सस्ती मिल जाते हैं। लाइक बात करें हम जब कोरोना वायरस आया था या कहो तो 2008 के मार्केट क्रैश की, तो उस समय क्या है कि एकदम से स्टॉक मार्केट गिर जाता है धड़ाम से। और उस समय अगर आप बाय कर ले तो लमसम में मान लो आपने 4 लाख रुपए लगा दिए, तो वो 2-3 साल बाद ही आपके 8 लाख 9 लाख ऐसे हो जाएंगे। और ये देखो जीता जागता एग्जाम्पल है, कोरोना वायरस के टाइम पर 28,000 का था मार्केट और अब 65,000 के आसपास है। तो मान लो किसी के पास में एक मुश्त पैसा होगा तो उसने लगा दिया होगा
तो उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल गया होगा। और वही एसआईपी वाले को तो वही नॉर्मल 14% का रिटर्न मिल ही गया है। तो देखो यार, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेस्ट है, बट वो आपकी टाइम होराइजन डिसाइड करती है कि आप कब पैसे लगा रहे हो। अगर मान लो आपको वो फर्क नहीं पड़ता, क्या बोलते कि कभी धूप कभी छाओ, तो आप एसआईपी के साथ जाओ। वही मान लो मार्केट गिर गया और आपको पता चल गया कि किसी से खबर, देखो मार्केट गिरता है तब पता तो चल ही जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है ना तब भी पता चल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बस लमसम में पैसे तब लगाने हैं जब मार्केट बहुत ही ज्यादा गिर जाए। समझ लो, गिर गया तो लमसम, और नहीं गिरा नॉर्मल चल रहा है तो एसआईपी। चलिए यार, अब कुछ मिस्टेक्स है ना उनके बारे में बात करते हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक है जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है ना, उनको चेस मत करो। लाइक कोई म्यूचुअल फंड बताया कि हमने 15% का रिटर्न दिया, कोई म्यूचुअल फंड बताया कि हमने 28% का रिटर्न दिया, पर वो जो एक शॉर्ट टर्म का रिटर्न रहता है ना उसके साथ में मत चाहिए, क्योंकि आपको लंबे समय का गेम खेलना है तो लंबे फंड के साथ में ही चाहिए। आपके लॉन्ग टर्म गोल है और आप शॉर्ट टर्म फंड के साथ में जाओगे तो कैसे चलेगा दीदी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर होते हैं तो उनके साथ में जाते हैं। देखो यार, अब किसी चीज का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप उसके साथ में कैसे जा सकते हो। देखो एक एग्जांपल याद आया, जैसे भी कोई नया खिलाड़ी आता है ना क्रिकेट में तो उसको कंपेयर किया जाता है कि नेक्स्ट कोहली बनेगा, नेक्स्ट ये बनेगा। भाई तुम्हारे पास में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है तो तुम कैसे बोल सकते हो कि कोहली बनेगा कि धोनी बनेगा। वो तो ट्रैक रिकॉर्ड बताएगा धीरे धीरे कि 5 साल बाद 10 साल बाद उसने कैसा परफॉर्म किया कि अभी आगे जाके क्या बनेगा। तो उसी प्रकार होता है कि अगर मान लो आपके पास में ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप तो बस एक तरीके से सट्टा लगा रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो कि रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर देते हैं। लाइक वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और सारे के सारे पैसे इसी सेक्टर कहो या कहो तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में लगा देते हैं। लाइक मान लो कोई आईटी में काम करने वाला बंदा है तो वो सोचेगा कि भाई मेरे सारे के सारे पैसे आईटी सेक्टर में लगा दूंगा, पर आपको पता है जब यूएस मार्केट या फिर बाहर के मार्केट की वाट लगती है ना तब सबसे पहले अपना आईटी बिटाता है। तो आपको किसी भी एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड के साथ में भी नहीं जाना है और बस एक ही मतलब रिस्क को आप कैसे ना कैसे करके ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो उनके पास में कोई क्लियर गोल ही नहीं है। वो उनने ये वीडियो देख लिया फिर कोई से मोटिवेशन आ गया कि भाई तेरे को क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, सारे पैसे लगा दे और म्यूचुअल फंड में लगा दे। भाई तेरा एक गोल क्लियर रहना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की शादी के लिए लगा रहा हूँ या फिर रिटायरमेंट के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों फर्क करते हैं। मान लो आपको कल ही आईफोन चाहिए तो आप ऐसा थोड़ी ना कि भाई स्टॉक मार्केट में लगा दे, कल या तो आधे हो जाएंगे या फिर डबल हो जाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं करता। तो आप समझिए। इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि आप रेगुलर प्लान को चूज मत कीजिए, जबकि उसकी जगह पर जो डायरेक्ट प्लान होते हैं, मतलब डायरेक्ट आप किसी ऐप से या फिर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से शेयर खरीदते हो, शेयर नहीं मतलब कि यूनिट खरीदते हो, उसके साथ में जा सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में छोड़ गया, मतलब गलती से रह गया, माफ कर देना साहब, कि आपको जो फंड का टर्नओवर रेशो है ना वो भी देखना चाहिए। मान लो कोई से फंड का टर्नओवर रेशो 80% 90% होते हैं तो उन्होंने मतलब कि एक ही साल में अपने जो 1 लाख रुपए का मान लो फंड है तो उसका 80,000 90,000 रुपए वापस ट्रेड कर दिया, मतलब खरीद लिया और बेच दिया। तो मतलब ये तो एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई, आपने लंबे समय के लिए लगाया और साले तो ये सब हमको मिलकर मतलब वो गधे बना रहे हो जैसा हो गया। तो देखो यार, कंक्लूजन पार्ट में एक ही बात बताऊंगा, अगर मान लो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है ना स्टॉक मार्केट का और आप इन सारी झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते हो कि भाई यार कौन बचे क्या करेंगे यार, इतना सारा मतलब इतनी तो अच्छी मैं किसी स्टॉक की रिसर्च कर लेता और उसमें पैसे लगा देता तो ज्यादा होते हैं। तो वैसे लोग क्या है कि इंडेक्स फंड के साथ में जा सकते हैं। देखो यार, इंडेक्स फंड में क्या रहता है कि आपके जो पैसे है ना वो पैसिवली मैनेज होते हैं, मतलब उसमें बिल्कुल कम कॉस्ट लगती है और वहां पर पैसे डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स दो इंडेक्स फंड है। तो इनमें क्या होता है कि सेंसेक्स में आपको पता है टॉप 30 कंपनी है, तो टॉप 30 कंपनी में देखो रिलायंस भी है, उसमें एचडीएफसी भी है, उसमें एसबीआई भी है, उसमें आईटीसी भी है, मतलब उसमें सारे के सारे सेक्टर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना वो पहले से ही है। तो यहाँ पर आपके पैसे डाइवर्सिफाई भी हो जाएंगे और इसके साथ में यहाँ पर आपको अगर आप ज्यादा समय के लिए बने रहते हो तो यहाँ पर आपको रिस्क फ्री रिटर्न है। लाइक जब सेंसेक्स चालू हुआ था 1979 में तब कुछ 100 रुपए का था और आज वो 60-65 हजार का हो गया। इस समय में बहुत सारी कंपनियां डूब गई पर फिर भी सेंसेक्स का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी डूब गई या फिर मान लो 50 नंबर पे थी कंपनी और वो 51 नंबर पे चली गई तो कुछ नहीं होगा, बस अगले सेशन में आपके जो शेयर है ना वो 50वीं कंपनी के अंदर डल जाएंगे और 51वीं कंपनी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब कि अगर आप वो पर्सन हो कि भाई कौन झंझट पाले यार इतना सारा, तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। और वहीं लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के साथ में जाइए, क्योंकि वो हल्का सा ज्यादा रिटर्न देता है और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1% भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 या कहो तो सेंसेक्स 2-3 जो फंड है इनके साथ में जा सकते हो। और वहीं मान लो कि आपको चाहिए ज्यादा रिटर्न तो आप मिड कैप और जो स्मॉल कैप फंड है ना उनके साथ में जाइए। लार्ज कैप में तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना सही है ही नहीं, क्योंकि अगर इंडेक्स फंड है वही लार्ज कैप रिटर्न देगा तो फायदा क्या होगा, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्ट करोगे अलग से तो उनमें चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे। तो साला मान लो दोनों 12-12 दे रहे हो तो फिर कम हो जाएगा। तो और मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में ऐसा होता है कि ये ग्रो ज्यादा जल्दी कर जाती है। तो आप इन कंपनियों में अगर इन्वेस्ट करोगे ना तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाओगे। अब देखो यार,
जो मैंने जॉन सी बोगल की बुक है ना, लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, उसको भी पढ़ा है। उन्होंने मतलब पूरी बुक में यही बताया कि इंडेक्स फंड क्यों बेस्ट है। तो आगे की वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार इंडेक्स फंड क्या है, ये कैसे काम करते हैं और सब कुछ। तो आप आगे की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइस, बस शायद वीडियो एंड हो गया है। बाय बाय।